जो बात हम आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी वॉर में सिर्फ इन 2 या 3 देशों का ही नुकसान नहीं होता जो उस देश में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, बल्कि उसके आस पड़ोस के देशों समेत उन देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है जो युद्ध लड़ने वाले देशों के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा होता है। यही हाल ईरान के साथ साथ इजराइल और अमेरिका समेत तमाम खाड़ी देशों के बीच जारी जंग में भारत का है। भारत भले ही इस जंग में किसी भी रूप में शामिल ना हो, मगर ईरान वॉर का असर भारत में साफ देखने को मिल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सियासी इंपैक्ट अभी से पड़ना शुरू हो गया है। आज से शुरू होता है बजट सत्र शुरू हुआ। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज में सदन से लेकर के बाहर तक सियासी संग्राम मचा। विपक्ष सदन में सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से विदेश मंत्री का दोनों सदन में बयान दिलाकर विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। I rise to apprise this August House, of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. Honorable Chairman, sir, I rise to apprise this August House of recent developments in West Asia that are a cause of deep concern to all of us. पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा। विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देशों में जारी जंग पर दोनों सदनों में सरकार का पक्ष रखने आए थे, लेकिन विपक्ष ने विदेश मंत्री के पक्ष को इस मांग के साथ नकार दिया कि जो मौजूदा हालात है उस पर बयान देने के बजाय सरकार को सदन में एक चर्चा करानी चाहिए। सदन में विपक्ष हंगामा करता रहा, चर्चा की मांग उठाता रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना बयान देते रहे। उन्होंने साफ कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने और मूल मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. विदेश मंत्री जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तनाव कम या फिर खत्म करने का एकमात्र रास्ता संवाद और कूटनीति ही है, लेकिन ये कूटनीति भी किसी देश की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति पर ही निर्भर करता है। जैसे अमेरिका की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाला देश उसके मन मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना पूरी मशीनरी लगाकर उस देश की सत्ता को गिरा देना ही अमेरिका की विदेश नीति बन गई, जैसा वो ईरान में चाह रहा है। साथ ही कई मामलों में भारत की नीति में भी दखल देने की कोशिश करता है। इसका जवाब भी तो भारत की ओर से मिलना चाहिए, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्ष को मौका मिलेगा ही। विपक्ष सवाल पूछेगा ही, विपक्ष सदन में चर्चा की मांग तो करेगा ही। निर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है। पॉलिसी खोखली है। फॉरेन पॉलिसी के स्टेटमेंट्स तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन बोल ही रहे हैं। राइजीना डायलॉग में हमने फॉरेन मिनिस्टर को सुना ही है। आज अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं तो विपक्ष के भी सवाल जो उनके मन में है उसका जवाब आप देते हैं। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कोई भी सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने वॉकआउट किया कि जब हमारी आवाज ही दबाई जा रही है, हमारी जो जनता के मन में सवाल हैं वो ही हटा नहीं लिया जा रहा है, तो किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी और क्या ये स्टेटमेंट।
विपक्ष की ओर से सरकार पर ये आरोप इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा लड़ाई में जो संबंधित पक्ष है उसमें से भारत के लिए अमेरिका और इजराइल से ज्यादा पुराना दोस्त ईरान है, जो दशकों से हर मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के साथ देता रहा है। ऐसे में ईरान के प्रति भारत को भी अपना रुख मजबूत रखना चाहिए था, मगर हाल ऐसा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की आलोचना करना तो दूर, उनके हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत होने पर भी भारत सरकार ने 4 दिन बाद जाकर शोक जताया। जानकारी के मुताबिक यहां तक कि ईरानी शासन के किसी शीर्ष नेतृत्व से बात कर सरकार की ओर से कोई संवेदना भी जाहिर नहीं की गई। विपक्ष की ओर से इसको लेकर लगातार सवाल पूछा गया, जिस पर विदेश मंत्री ने सदन में क्या कहा वो सुनिए। Chairman sir, throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. विदेश मंत्री जी, आपकी बात मान लेते हैं कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व से बात करना अभी मुश्किल काम है, लेकिन जब आप ईरान के विदेश मंत्री से आसानी से 2-2 बार बात कर सकते हैं, तो फिर वहां के शीर्ष नेतृत्व से बात करना मुश्किल क्यों है? क्या प्रधानमंत्री स्तर पर ईरानी शासन के शीर्ष नेतृत्व से बात कर संवेदना तक नहीं जताई जा सकती है? तभी तो विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर भी बयान दिया। This ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि इन तमाम भारतीयों को वापस कैसे लाया जा रहा है, क्या रणनीति अपनाई जा रही है? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पत्रकारों का भी मुद्दा उठा रहे हैं जो पीएम मोदी के साथ इजराइल गए थे और फिलहाल वो वहीं फंसे हुए हैं। और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? इन मुद्दों पर विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कहकर विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज कर दे रहा है कि विपक्ष ने पहले से ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है, जिस पर सदन में चर्चा होनी है। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव का एजेंडा में रहता है, बीच में दूसरा रेजोल्यूशन, दूसरा एडजर्नमेंट मोशन कैसे लाते हैं जी? कोई रूल है या नहीं है? जो ये परिवार वाले कहते हैं वही रूल है क्या देश में? संविधान नहीं है क्या? एक कौल एंड शक्दर प्रोसीजर ऑफ लोकसभा रूल्स एंड प्रोसीजर, ये रूल क्यों रहना चाहिए? अगर राहुल गांधी जैसे कहते हैं वैसे ही चलाना है तो व्हाई देयर शुड बी रूल? यही तो विपक्ष का हालत है कि खुद मोशन लाते हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं, खुद बहस में भाग नहीं लेते हैं। तो ये उन्हीं का यही रवैया है। उनकी रुचि कोई किसी भी विषय पर बहस करने की कभी नहीं रहती। उनकी रुचि रहती है, विपक्ष की रुचि रहती है किस तरह सदन को माने व्यवधान उपस्थित किया जाए, बाधित किया जाए। यही उनका यही टोटल कार्य शैली है। इसी से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। तो क्या हुआ? अगर विपक्ष पहले से कोई प्रस्ताव दे रखा है तो
क्या इस बीच में अगर दुनिया में जंग छिड़ गई तो सदन में चर्चा नहीं हो सकती? वो भी तब जब भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। नियम 176 के मुताबिक ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। राज्यसभा का नियम 176 सदन में अल्पकालिक चर्चा यानी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति देता है। इसके तहत सदस्य किसी तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। इस नियम के मुताबिक चर्चा अधिकतम 2.5 घंटे तक चल सकती है और इसमें कोई मतदान या औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं होता है। अध्यक्ष की अनुमति के बाद चर्चा की जाती है। इस नियम का इस्तेमाल विपक्ष राष्ट्रीय हितों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए करता है। यानी ये विपक्ष के लिए किसी अत्यंत गंभीर मुद्दे को उठाने का एक अहम हथियार है। ऐसे में खाड़ी देशों में जिस तरह से भीषण जंग छिड़ी है और उसमें करोड़ों भारतीय नागरिक फंसे हैं, उससे बड़ा राष्ट्रीय हित और क्या हो सकता है। मगर सरकार की नजर में विपक्ष बेबुनियाद मुद्दों पर संसद का समय खराब कर रहा है। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे। इतना ही नहीं, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देखरेख में विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। विपक्ष एक सदन में ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो कभी नहीं की जा सकती, और खास करके एलओपी के देखरेख में ये सदन को नहीं चलने देना, इसका मतलब जनता के अधिकार का हकमारी करना। आप अबोध बालक हो, आप अबोध रहो, लेकिन पूरा सदन को इस ढंग से ग्रैब करना। देश के विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, तुम प्ले कार्ड रखे हो एनर्जी पर, तो इसका मतलब है तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए। गिरिराज सिंह जी, आप देश के नेता प्रतिपक्ष को अबोध बालक कह रहे हैं, ये बताता है कि आप मौजूदा मुद्दे पर कितना गंभीर हैं। खैर, आपसे तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ कोई जवाब दें। फिर युद्ध जैसे हालात में तो आपके इस तरह के जवाब पर क्या ही कहना। दरअसल मौजूदा वक्त में संसद का बजट सत्र चल रहा है। 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक बजट सत्र का पहला चरण चला था। इस दौरान विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर 9 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन चर्चा होनी थी। मगर उससे पहले 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी देशों का युद्ध छिड़ गया, जिसका मानवीय से लेकर आर्थिक मामलों तक भारत पर भी असर पड़ा है। यही वजह है कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को पहले वेस्ट एशिया के मुद्दे पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के हितों से जुड़ी है। बाद में दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा कर लेंगे। पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस,
इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। हालांकि ये बात सरकार भी जानती है। विदेश मंत्री ने सदन में दिए अपने बयान में भी कहा है कि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा शक्ति के लिए काफी अहम है और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अलर्ट है। There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. The Gulf is also a major trade partner, accounting for $200 billion almost annually of trade. The House is also aware that in the last decade there have been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. वहीं विपक्ष की माने तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात देश के एनर्जी सेक्टर के लिए समस्या बनने जा रही है। जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस कभी हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। खैर, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वेस्ट एशिया के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होगी। ऐसे में देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर किस तरह सियासी रार जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।